तो बच्चों कैसा हुआ आपका केमिस्ट्री का पेपर। मेरे पास है केमिस्ट्री का सेट 1 और ये मैंने देखा और मुझे लगा कि भाई बच्चों के तो मज़े आ गए होंगे और पेपर बहुत अच्छा था। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेट 1 का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत फास्ट हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और जहाँ जहाँ पर अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपने कोई और आंसर लिखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या आंसर लिखा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास था वो पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही आसान सवाल। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इन वाटर। देखो बेटा मैं आपको है ना केवल यहाँ पे सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन का डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका आपको कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इन वाटर। जिसका आई सबसे ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा कमी आएगी यानी कि CaCl2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। इनमें से कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है? सीधा सीधा क्वेश्चन ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन EA। यहाँ पर आपको ध्यान होगा हमने ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि ये जो एरिया है ये बताता है -EA/RT को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, what will happen during the electrolysis of aqueous solution of CuCl2 by using platinum electrodes। तो अगर हम CuCl2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर कॉपर भी एक्टिव है और क्लोराइड भी एक्टिव है, यानी कि आपको एनोड पर मिलने वाला है, एनोड की तरफ पहुंच जाता है एनाइन, तो एनोड पे मिलेगा क्लोरीन और कैथोड पे क्या मिलेगा बेटा, कैथोड पे आपको मिलेगा कॉपर। तो देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कॉपर विल डिपॉजिट एनोड, गलत बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज एट एनोड, बिल्कुल गलत है। O2 गैस विल बी रिलीज एट एनोड, ये बिल्कुल सही है, सॉरी ये भी बिल्कुल गलत है। एंड क्लोरीन गैस रिलीज एट एनोड, ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पाइरिन इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ। तो किसका हम एसिटाइलेशन करते हैं जिससे एस्पाइरिन ऑब्टेन होता है? तो हमने पढ़ा था कि हम सैलिसाइलिक एसिड का जब एसिटाइलेशन करते हैं तो उससे एस्पाइरिन ऑब्टेन होता है। यहाँ पर सैलिसाइलिक एसिड कौन सा है बेटा, ये है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स, 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और एट लो टेम्परेचर फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 टू यील्ड। तो लो टेम्परेचर है और डाइल्यूट HNO3 है तो वहां पर आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनंशियोमर्स। एनंशियोमर्स कौन होते हैं बेटा, जिनके रोटेशनल एंगल्स अलग अलग होते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बी जो पॉइंट बोल रहा है कि दे हैव द सेम स्पेसिफिक रोटेशन, ये गलत बोल रहा है, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एनिलीन ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन। डायरेक्ट नाइट्रेशन पे एनिलीन का हमने पढ़ा था कि ये ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनाता है, सबसे ज्यादा बनाता है पैरा, सेकंड मेटा एंड देन ऑर्थो, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस हैव लोवेस्ट pKb वैल्यू। सबसे कम pKb वैल्यू किसकी होगी? सबसे कम pKb वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बेटा? 3 डिग्री। यहाँ पे इसका ऑप्शन है ए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे ये 2 डिग्री है और फिनाइल ग्रुप है। एनिलीन सबसे लेस बेसिक होता है, नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, तो उसका अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड मस्कुलर वीकनेस। विटामिन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर क्वेश्चन नंबर, ये असर्शन रीजन आपके आगे हैं। असर्शन रीजन में सबसे पहला असर्शन है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एन एजियोट्रॉप बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कि एजियोट्रॉप के जो मिक्सचर हैं, एजियोट्रॉप के जो कंपोनेंट हैं वो क्या होता है बेटा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो असर्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका रीजन बोल रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ एन एजियोट्रॉप हैव द सेम कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी सही बोल रहा है, यानी कि इसका असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। नेक्स्ट,
द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन फिनॉल्स डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू मेटा पोजीशन इन द रिंग। बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। फिनॉल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, यानी असर्शन गलत है। रीजन क्या बोल रहा है? OH ग्रुप इन फिनॉल्स एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बिल्कुल सही है। असर्शन गलत है, रीजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक्टिनोइड शोज वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। गलत बात है। एक्टिनोइड्स आर रेडियोएक्टिव इन नेचर। बिल्कुल सही बात है ना। एक्टिनोइड जो होते हैं वो असर्शन भी इसका सही है, A+8 तक ऑक्सीडेशन नंबर अपना शो करते हैं, तो इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। लेकिन रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर का रेडियोएक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, द पेंटा एसिड ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH। बिल्कुल सही बात है कि जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है वो हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जो इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को फेवर करता है। रीजन बोल रहा है इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। ये बिल्कुल गलत बात है। फ्री CHO ग्रुप नहीं होता है, वहां पे कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो बॉन्डिंग बना लेता है, तो इसका असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट, सेक्शन बी हमारे पास आ गया है। What type of deviation from Rawls law is shown by a mixture of phenol and aniline? Phenol and aniline. Phenol and aniline जो होते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं क्योंकि इनका जो वॉलेटिलिटी है वो ज़्यादा है, इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है। What happen to the boiling point of solution on mixing phenol and aniline? जब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा बॉयल हो रहे हैं, ज़्यादा बॉयल हो रहे हैं, ज़्यादा वेपराइज हो रहे हैं, ज़्यादा वेपराइज हो रहे हैं, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया है। ठीक है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है वाई आर हैलोजेन्स लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने पढ़ा था कि बेंजीन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, और यहाँ पर अगर क्लोरीन ये चला भी जाए तो यहाँ पर जो आपके पास कार्बोकेटायन बनता है, फिनाइल कार्बोकेटायन, दैट इज लेस स्टेबल। ठीक है, आप दो में से कोई सा भी रीजन ले सकते हैं। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले का जो IUPAC नेम आपका ये है डाईएमीन सिल्वर, डाईएमीन सिल्वर एंड डाईसाइनो अर्जेंटेट, डाईसाइनो अर्जेंटेट। ठीक है, आगे आएंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ठीक है, K3FeC2O4 का होल थ्राइस दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो, ट्राईऑक्सलेटोफेरेट, ट्राईऑक्सलेटोफेरेट एंड द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +3। बहुत ही आसान पूछे हैं। गिव अ केमिकल टेस्ट टू शो दैट दिस एंड दिस आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो इसके लिए सिंपल सा आपका टेस्ट आ जाएगा बेरियम क्लोराइड टेस्ट, BaCl2। BaCl2 मिलाएंगे तो ये सल्फेट आयन देगा जिससे बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT मिलेगा, इसमें व्हाइट PPT नहीं मिलेगा। व्हाट इज मीन बाय किलेट इफेक्ट? किलेट इफेक्ट क्या होता है? किलेट इफेक्ट होता है कि जो आपके जिनकी एटोमिसिटी 2 या 2 से ज़्यादा होती है, पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसको? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेप्टाइड लिंकेज एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज कहाँ होता है बेटा? पेप्टाइड लिंकेज होता है आपका C+ONH बॉन्ड किसके बीच में? बिटवीन 2 अमीनो एसिड। एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, है ना। मोनोसैकेराइड यूनिट जो होती है उनके बीच में कौन सा लिंकेज होता है बेटा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जबकि एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सा लिंकेज होता है? पेप्टाइड लिंकेज। एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स व्हिच आर एसेंशियल टू टेक इन योर रेगुलर डाइट बिकॉज दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी, है ना। टीवी मिलपात हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी, ट्रिप्टोफैन, वलाइन, है ना, सारे पढ़े थे। एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन होते हैं? जिनको रोज लेना पड़ता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक रिएक्शन आपको दी हुई है 2A + B गिव्स राइज टू 2C। इसमें बोल रहा है कि अगर इसका जो कंटेनर है, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, इस वेसल का जो वॉल्यूम है, इसको 1/3 डिक्रीज कर दिया जाए इसके ओरिजिनल वॉल्यूम का, है ना। यानी ओरिजिनल वॉल्यूम अगर V है तो उसको डिक्रीज करके 1/3V कर दिया जाए, तो क्या यहाँ पर ये बोल रहा है कि विल देयर बी एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द रिड्यूस्ड वॉल्यूम?
क्या ऑर्डर में चेंज आएगा? क्या ऑर्डर में चेंज आएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन में तो चेंज आएगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर में कोई चेंज आएगा, तो ये एक सिंपल रिएक्शन है, तो सिंपल रिएक्शन के ऑर्डर में चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। एक डेटा आपको दे रखा है और आपसे बोला है कि आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको प्रेशर दे रखा है इनिशियल और टोटल, ठीक है, टोटल टाइम दे रखा है 30। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे K इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग P नॉट अपॉन 2 P नॉट माइनस PT, है ना। ये फॉर्मूला लगता है इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर गैसेस, ठीक है। तो K इक्वल्स टू आप टाइम आपको देखा 30, P नॉट 0.30, 2 P नॉट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, PT है 0.50, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 0.03 सेकंड इनवर्स, ठीक है। कैलकुलेट आप करके देख लेना, हमारे पास टाइम कम है। आंसर द फॉलोइंग, व्हाई इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K रिलेटेड टू E नॉट सेल एंड नॉट टू E सेल? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम पे आपका जो E सेल है वो 0 हो जाता है, जबकि E नॉट सेल 0 नहीं होता है। दो मेटल हैं A एंड B, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज जो हैं वो -0.24 है, +0.80 है। तो विच ऑफ दीज विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4? तो बहुत सिंपल सी बात है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? जिसका E नॉट ज़्यादा नेगेटिव होता है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, A, जिसका E नॉट ज़्यादा नेगेटिव है वो H2SO4 से हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। राइट द सेल रिएक्शन विच अकर्स इन लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज इन चार्जिंग। तो चार्जिंग में जो रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, एनसीईआरटी का सीधे सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज मर्करी सेल? मर्करी सेल कौन सा टाइप का बैटरी है बेटा? ये प्राइमरी सेल है। व्हाई इट इज मोर एडवांटेज देन ड्राई सेल, राइट ओवर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये भी एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.6 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड डाइमराइज टू द एक्सटेंट ऑफ 88%। अब ये डाइमराइज हो रहा है, डाइमराइज होने का मतलब यहाँ पर है डिग्री ऑफ एसोसिएशन लगेगा। क्या लगेगा बेटा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन जब लगेगा तो वहाँ पर आपको वांटा फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। हमने वांटा फैक्टर पढ़ा था बहुत अच्छे से कि यहाँ पर वांटा फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप सीधे सीधे मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है। मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है, मोलर मास आपको गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, Kb गिवन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन 88% गिवन है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आपको पता है, Kb इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। इससे मेरा डेल्टा टीबी आ गया 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेल्टा टीबी आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है आई कैसे निकालेंगे? वैसे तो एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है, आप उससे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। डायरेक्ट कैसे निकालता हूँ? 100% अगर डायमराइजेशन होता तो 2 के 1 बन जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाते हैं? 1। पहले कितने थे? 2। तो 1/2 दैट इज 0.5। तो अगर 100% एसोसिएशन होता तो 0.5 आपका डिग्री होती। अगर 88% होता तो x मान लो, x की वैल्यू मैंने निकाल ली। कितनी है बेटा यहाँ पे? 0.44। अब ये 0.44 है, इससे डेल्टा टीबी निकालना है। डेल्टा टीबी निकालने के बाद आपका टीबी निकल जाएगा आसानी से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा है, ठीक है। तो 46 से 47 हो गया। नेक्स्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ डी ग्लूकोज विथ फॉलोइंग HI के साथ रिएक्शन। जो बच्चे क्लास में पढ़े थे लास्ट टाइम पे उनको ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने, ठीक है। कि जो आपके ग्लूकोज की स्टार्टिंग की 5 रिएक्शन है वो मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है। तो HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो N हेक्सेन बनेगा, Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। HNO के साथ रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोज और एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कार्बोक्सिलिक एसिड से हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स। क्यों होता है बेटा ऐसा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनमें डाइमराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? डाइमराइजेशन। जैसे हम ले लें CH3 COOH, इसको आप ऐसे लिखते हैं COOH,
ठीक है, और यहाँ से आप दूसरा CH3COH ले लें तो इनका क्या हो जाएगा बेटा, डाइमराइजेशन हो जाएगा। मैं इसका डायग्राम थोड़ा बताया था आपको अच्छे से। CH3C डबल बॉन्ड O OH, CH3C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो डाइमराइजेशन होने के कारण अल्कोहल्स में केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएशन होता है, यहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड से डाइमराइजेशन हो जाता है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जो आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो वहां पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण ये क्या करता है, ये कार्बन की एसिडिटी को, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है, जिससे हाइड्रोजन H+ देने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट डेरिवेटिव्स डज नॉट अकर विद कार्बोनाइल ग्रुप इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होगा तो अमोनियम आयन बना लेगा, जिससे कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द चेंज रायमर-टाइमन रिएक्शन। सीधे बुक की रिएक्शन है, कॉल्बी रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, रायमर-टाइमन में क्या करना है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म KOH, क्या बनेगा बेटा, क्या नाम है इसका, सैलिसाइल एल्डिहाइड। फिनॉल NaOH ONi CO2 सैलिसाइलिक एसिड। एनिसोल एसिटाइल हैलाइड AlCl3 ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। ठीक है, बहुत सिंपल सीधे क्वेश्चन है। कंपाउंड X with molecular formula C4S9Br reacts with aqueous KOH to give an alcohol. The rate of reaction depends only on the concentration of the compound X. When optically active isomer Y of the compound X was treated with aqueous KOH. देखो इतना सारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। इसने बोला कि पहला वाला जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव है, दूसरा वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इससे ये बनेगा प्राइमरी, और Y जो बनेगा वो सेकेंडरी, है ना। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से अटैच हैं। तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आगे कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ X और Y के। तो X ये है, Y ये है। दूसरा पूछा कि X और Y में से विच वन विल अंडरगो रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन कौन करता है बेटा, रेसमाइजेशन करते हैं या तो 2 डिग्री या 3 डिग्री। यहाँ पे 3 डिग्री है नहीं, 2 डिग्री है, तो Y जो है वो रेसमाइजेशन करेगा। समझ गए, इन्वर्जन कौन करेगा, X करेगा, क्योंकि 1 डिग्री में केवल इन्वर्जन होता है, रिटेंशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको दे दिया एक केस स्टडी। ठीक है, मैं सीधे इसके आंसर पे आ जाता हूं, केस स्टडी आप पढ़ते रहिएगा। पहला ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि CH3NH2 हैज स्ट्रॉन्ग बेस देन CH3 होल थ्राइस N। 2 रीजन है ना। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ऑर्डर्स के ऊपर, उसमें से 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 नहीं 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 7 ऑर्डर बताए थे, 7 में से 3 क्वेश्चन। जिन्होंने लास्ट मिनट वीडियो देखा था, जिन्होंने भी मेरा लास्ट मिनट वीडियो देखा था वो देखेंगे, उस वीडियो को जाके देखें। और 7 मैंने ऑर्डर्स बताए थे, उन 7 में से 3 से 4 ऑर्डर्स के ऊपर यहाँ क्वेश्चन हैं। तो मेरे वीडियोस को जो देख रहे हैं उनको डेफिनेटली फायदा मिला होगा। तो आप देखें, ये पूछ रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में क्या ऑर्डर होता है। हमने पढ़ा था एक्वस सॉल्यूशन में ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। तो पूछ रहा है कि 3 डिग्री जो है उससे ज्यादा 1 डिग्री क्यों है स्ट्रॉन्गर बेस। तो 1 डिग्री स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है, क्योंकि 1 डिग्री जो है उसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और हायर सॉल्वेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, पढ़ रखा हमने डिटेल में। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ANB, एक रिएक्शन आपको देखी है NaOBr, यह है NaOH प्लस Br2, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। एक कार्बन कम हो जाएगा, बनेगा CH3NH2। फिर इसका बेंजोइलेशन करा दिया है, ये बन जाएगा आपका एसिटामाइड, है ना, सेकेंडरी एसिटामाइड। A compound X with molecular formula C3H9N with Hinsberg reagent to give a product insoluble in alkali, identify X। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है। हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या होता है, प्राइमरी का रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट मिलता है जो बेस में सॉल्युबल होता है, सेकेंडरी का कराते हैं प्रोडक्ट मिलता है जो बेस में इनसॉल्युबल होता है, टर्शरी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो ये बोल रहा है कि रिएक्ट्स विद हाइजेनबर्ग रिएजेंट टू गिव अ प्रोडक्ट इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो ये रिएक्ट कर रहा है और एक प्रोडक्ट बना रहा है जो कि इनसॉल्युबल है। अगर 3 डिग्री होता तो कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं, ये प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये
सेकेंडरी है, कैसा बेटा, सेकेंडरी है, तो और 3 कार्बन है इसमें, तो हम बना देंगे स्ट्रक्चर इसका, ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक है, आप चेक कीजिएगा कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, कि आपने सही किया है और कहाँ पर आपको डाउट है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वीबीटी मतलब ठीक है, ये भी एक केस स्टडी, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड एनर्जीज ऑफ विच डी ऑर्बिटल विल बी रेज्ड व्हेन लिगेंड अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो डी ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल पे जब लिगेंड अटैक करते हैं तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग होती है तो वहां पे 2 तरह के ऑर्बिटल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, T2G एंड EG। EG कौन कौन से ऑर्बिटल बनाते हैं, डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसका रीजन क्या पढ़ा था हमने, इसका रीजन हमने पढ़ा था कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर में जो आपके लोब्स हैं वो ऑन द एक्सिस होते हैं एंड लिगेंड भी ऑन द एक्सिस अटैक करता है, जिससे रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक है, तो गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो आपको ये बात बतानी थी। यूजिंग CFT राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर दोनों में ही कोबाल्ट +3 स्टेट में है, तो CO+3 का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3d6 4s0। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, NaCl4 2+ पैरामैग्नेटिक है जबकि NaCl4 0। तो यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं बेटा, पेयर्ड हैं, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। हाइब्रिडेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ FeCN6-3, FeCN6-3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, D2sp3 बनेगा। Fe+3 में D में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू 5 होगी, n की वैल्यू 5 होगी तो n, ये जो अपना फॉर्मूला था n × n+2, इसमें आ जाएगा √35, आंसर आएगा 5.91। सेक्शन E, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ X इन इट। ठीक है, 3 आपको बोले हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 बोले आपको, पहला इसमें बोला कि डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट बट गिव्स अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है लेकिन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड के पास में CH3 लगाओ, बाकी 3 कार्बन हो गए, टोटल 5 कार्बन। डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों कौन नहीं देते हैं, ये कीटोन, ऐसे कीटोन जिनके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो हमने बना दिया ये पेंटेन 3-on, जिनके पास एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप नहीं है। अंडरगोज कैनिजारोज रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं, इसका मतलब इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा कोई कीटोन तो बन नहीं सकता 5 कार्बन से, तो हमने एक एल्डिहाइड बनाया जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, आराम से इसको पॉज करके, जिनको अपने आंसर देखने अच्छे से, वो वीडियो को पॉज करके आराम से आपके आंसर को चेक कर लें। मैं इसको बड़ा फास्ट बना रहा हूं क्योंकि ठीक है सॉल्व किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। कन्वर्जन नहीं है, एसिडोफिनोन से बेंजोइक एसिड बनाना है, आइडोफॉर्म रिएक्शन करा दो सीधे सीधे। और भी मेथड हो सकते हैं, इसको आप जो है ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं तब भी ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो NO से रिएक्शन कराओ, पहले COO बनेगा और आइडोफॉर्म बनेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इथाइल बेंजीन से बनाना है, डायरेक्ट KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराओ, पहले पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये और वाला पार्ट है इसका, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो सामने आपके पास रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, जहां पे बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, जिससे उसका ये हाइड्रोजोन बनेगा। आराम से आप रिएक्शन देख लें। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। HCN की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, जिसमें जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ दिख रहा है। अच्छा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो सबसे पहले ये टर्ट ब्यूटाइल कीटोन आ जाएगा, ये सबसे कम शो करेगा, फिर एसीटोन, फिर एसिटाल्डिहाइड। ये हमने पढ़ा हुआ है कि कीटोन जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है,
गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, बेंजोइक एसिड जो है वो CO2 बनाएगा विच टर्न्स कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की वाइट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, पढ़ा हुआ हम लोग को, बचपन से पढ़ा हुआ है। कन्वर्जन करना है एथिन नाइट्राइल से इथेनॉल, तो इथेन नाइट्राइल का रिडक्शन कराओ SnCl2 से, इमाइन बनेगा, इमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराओ एसिडिक मीडियम में, एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है CrO3 की प्रेजेंस में हम फिनॉल को, एल्कोहल को, कौन सा एल्कोहल है बेटा, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। बहुत आसान सवाल। नेक्स्ट, आपको जो है ये सीधे सीधे NCERT से उठा करके डेटा इन्होंने यहाँ सामने रख दिया आपके। मैं कहता हूँ हर बार जब पढ़ाते हुए कि NCERT की टेबल्स को, NCERT के जितने भी चार्ट्स दिए हुए हैं, जितने भी ग्राफ्स दिए हुए हैं, जितने भी टेबुलर फॉर्म में वैल्यूज दी हुई, इनको बहुत अच्छे से याद करना और इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके सामने का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि देखो ये माइनस 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 पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर इर्रेगुलर ट्रेंड है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा कि इर्रेगुलर ट्रेंड क्यों है। तीन तरह की एंथैल्पीज हमने बताई थी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। इनका जो सम है वो इर्रेगुलर आता है, इसलिए इर्रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं। Cu+2 Cu का एक्सेप्शनली पॉजिटिव E0 वैल्यू क्यों है, बिकॉज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी लो। नेक्स्ट, Mn+2 Mn values are highly negative because Mn+2 is already stable due to stable D5 configuration. Stable D5 configuration. Write the ionic equation for the oxidizing action of potassium permanganate for its reaction with iodide in both acidic and alkaline solution. ये दोनों NCERT का क्वेश्चन है सीधे सीधे। एसिडिक मीडियम में करेंगे तो I-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक मीडियम में करेंगे तो MnO4 MnO2 में कन्वर्ट होगा और आयोडाइड आयोडेट में कन्वर्ट होगा। हमने NCERT लाइन बाय लाइन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग, नेम अ मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज व्हिच एग्जिबिट +4 ऑक्सीजन स्टेट। सीरियम which shows +2 oxygen state, europium. Why transition metal act as good catalyst? Due to the tendency to form multiple oxidation numbers. Multiple oxidation numbers. Chromium has higher melting point than manganese due to stronger metallic bond. Due to stronger metallic bonds. Metallic bond strong होते हैं। What happens when acidic solution of potassium permanganate is allowed to stand for some time? तो अगर पोटेशियम परमैंगनेट को आप थोड़ी टाइम के लिए रखेंगे एसिडिक मीडियम में तो मैग्नेट विल कन्वर्ट इनटू परमैंगनेट एंड MnO2 which is brown in color. तो हम कह सकते हैं कि इट शिफ्ट फ्रॉम पर्पल टू ब्राउन कलर। नेक्स्ट, लास्ट है कैलकुलेट EMF एंड डेल्टा G फॉर द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो बड़ा आसान है, इसका सॉल्यूशन हमने कर रखा है यहाँ पे। E0 सेल पहले निकलेगा कैथोड माइनस एनोड, ये आपको दे रखे हैं वैल्यूज पहले से ही, है ना। इसकी वैल्यू गिवन है आपको 0.80, इसकी वैल्यू गिवन है -2.37। ठीक है, E0 निकाल लेंगे अब यहाँ से। E0 निकालने के बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, Mg+2 Ag+ दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है। Ag+ का स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखने की बात थी, अगर आपने नहीं लिखा है तो आपका गलत हो गया आंसर। 0.03 यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, 10⁻⁻⁶ से कट गया, आंसर आ गया 3.05 वोल्ट। इससे अगर आपको डेल्टा G निकालना है तो डेल्टा G का फॉर्मूला हो जाएगा -NFE। तो -N यहाँ पे 2 है, F यहाँ पे 96500 है और E हमने निकाल दिया 3.05। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6.10 × 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा एक और न्यूमेरिकल इसी में ही कि एक आपको सेल दिया हुआ है, इस सेल के अंदर आपको डेल्टा G गिवन है और आपको निकालना है EMF ऑफ द सेल। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.21 एंड Cl- की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2। H2 का आपको प्रेशर दिया हुआ है, क्योंकि ये गैस है तो गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है। तो सीधा सीधा हमने क्या किया,
डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट करके पहले आपका ई नॉट निकाल लिया जो आया 0.21, फिर ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी वैल्यू पुट की तो आपका आंसर आना चाहिए लगभग 0.31 वोल्ट। तो यह है कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे हिसाब से मुझे आधा घंटा या उससे कम टाइम लगा होगा इसको सॉल्व करने में। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी ने इस बार कितना आसान पेपर दिया था। ठीक है, तो जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कम स्कोर कर रहे हैं तो वो भी टेंशन ना लें, ये जो मार्क्स हैं दे आर जस्ट अ नंबर, ये डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप लोग बहुत आगे जाएंगे और बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, यही अपेक्षा करता हूं। और वीडियो को जिन्होंने लास्ट तक देखा है वो वीडियो देख करके ज़रूर बताएं कि कहां पर मार्क्स बढ़ रहे हैं, कहां पर घट रहे हैं, और अब अगले पेपर की तैयारी करें। मैं भी थक चुका हूं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जल्दी मिलते हैं।